हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग अम्ल क्षार और लवण कर रहे थे। अम्ल क्षार और लवण में हमने पार्ट 1 कर लिया था और आज जो हम करने वाले हैं वो पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th का एनसीईआरटी का नोट्स है ये। और चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षार लवण। इसका पार्ट 1 यदि आप नहीं देखें तो पार्ट 1 जाके देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है तनुकरण किसको कहते हैं। तो देखिएगा, जल में कोई जल है, जल का डब्बा है, तो जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण। मान लेते हैं कि ये आपका जल से भरा हुआ कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें अम्ल मिलाए या क्षार मिलाए, अम्ल या मिलाए या क्षार मिलाए, तो उसकी सांद्रता में कमी हो जाएगी, कमी होगी। उस सांद्रता मतलब समझ रहे हैं, सांद्रता मतलब उसका गाढ़ापन, उसका कंसंट्रेशन में कमी आएगा, सांद्रता में कमी आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? तनुकृत अम्ल कहलाएगा। ठीक है, या तनुकृत क्षार कहलाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तनुकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पीएच स्केल के बारे में दिया गया है। पीएच स्केल का नाम सुनेंगे। पीएच का पूरा नाम है पोटेंज हाइड्रोनियम, पोटेंज हाइड्रोनियम, HYDRO, हाइड्रोनियम, NIUM, पोटेंज हाइड्रोनियम है इसका पूरा नाम पीएच का। तो पीएच का पूरा नाम पोटेंज हाइड्रोनियम है। इस पीएच में पी सूचक है। पी किसका सूचक है? पुषांश का, या इंग्लिश में कहते हैं पोटेंज का, जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। जिसका अर्थ क्या होता है? शक्ति। ठीक है, डिफिनेशन 1 में चलेंगे। कहता है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में, मान लेते हैं ये विलयन है, तो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, हाइड्रोजन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। डिफिनेशन नंबर 2 में चलेंगे, तो डिफिनेशन नंबर 2 में देखेंगे तो क्या कहता है? कहता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच स्केल कहते हैं। माइनस लॉग लिखते हैं ना, माइनस लॉग H प्लस, इसको क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। ये दूसरा डिफिनेशन इसका था। अब चलते हैं इसके बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट दिया गया उसको देखेंगे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना कम होगा। क्या कहता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, जितना हाइड्रोजन आयन होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा। दूसरा पॉइंट में दिया है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है। जैसे जल का पीएच मान 7 होता है, तो वो क्या है? उदासीन विलयन है। तो कोई भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। तो इसमें इसका एक उदाहरण लिखिएगा, जल H2O जो है एक उदासीन विलयन है। क्या है? उदासीन विलयन है। इसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। कहता है जिस विलयन का पीएच 7 से कम होता है वह क्या होता है? अम्लीय होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसको क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। यदि पीएच स्केल है, आपको यहाँ से पता है 0 से 1 2 3 4 5 लेके 14 तक जाता है पीएच स्केल में। तो जिसका 7 वैल्यू हो गया वो उदासीन हो गया, जो 7 से कम हो गया वो अम्लीय हो गया, जो 7 से अधिक हो गया वो क्या हो गया? क्षारीय हो गया। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में भी वही दिया है कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है वह क्या है? क्षारीय प्रकृति का होगा। जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है उसको क्या कहेंगे? क्षारीय। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है उसको क्या कहेंगे? अम्लीय। और जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा एग्जैक्ट, उसको क्या कहेंगे? उदासीन विलयन कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ विलयन है उसका पीएच मान दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, एनटीपीसी या रेलवे के सभी एग्जाम में। तो नींबू रस है, नींबू रस का पीएच मान जो होता है 1.2। जठर रस है जिसका पीएच मान होता है 1.2। नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? 2.2। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? 10 होता है, जिसको एंटाइसिड भी कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। हाइड्रोक्लोरिक HCl का पीएच मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, चलिएगा, ये आपको याद कर लेना है। एक बार और कहेंगे। जठर रस का 1.2, नींबू रस का 2.2, शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 0। अब चलते हैं प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, जिसका उदाहरण है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, दुर्बल अम्ल किसको कहेंगे? जिसमें H+ आयन उत्पन्न करने कम संख्या में जो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। कम संख्या में हाइड्रोजन आयन जो उत्पन्न करेगा उसको दुर्बल अम्ल कहेंगे, जिसमें CH3COOH एसिटिक एसिड इसका प्रमुख उदाहरण है। और जिसमें भी कार्बन लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा। जिसमें कार्बन लगा रहेगा जिस अम्ल में, वो अम्ल क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रबल क्षार किसको कहते हैं? चलिएगा, वे क्षार जिसका जलीय विलयन पूर्णतः आयनन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं।
जिसका जलीय विलयन पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है उसको प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH को पोटेशियम। दुर्बल क्षार किसको कहते हैं? वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते उसे क्या कहते हैं? पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? अम्ल वर्षा किसको कहते हैं? अम्ल वर्षा समझिएगा। वर्षा के जल की pH मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा के जल का pH मान कितना से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। 5.6 से कम हो जाएगा तब अम्ल वर्षा कहलाता है। तो अम्ल वर्षा के कुछ कुप्रभाव हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अम्ल वर्षा के कुछ कुप्रभाव। अम्ल वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है, मतलब नदी में जाता है, तो नदी जल के pH मान कम हो जाते हैं। नदी जल का pH मान क्या होगा? कम हो जाएगा। ऐसी नदी में जलीय जीवधारी की उत्तर जीवित कठिन हो जाती है। जो भी जलीय जीवधारी है उसका जीवन क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है, जीवन जीना कठिन हो जाता है। दूसरा अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव क्या है? दूसरा प्रभाव, अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, जिसको संगमरमर भी कहते हैं, वो क्या होता है? अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ताजमहल क्या हो रहा है? काला पड़ रहा है। ठीक है, ये भी इसके कुप्रभाव हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दैनिक जीवन में pH का महत्व क्या है? तो दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में हमारे शरीर का pH परास जो होता है 7 से 7.8 के बीच कार्यशील होता है। जैसे रक्त का पढ़े आप 7.4 होता है, तो हमारे शरीर का जो pH परास होता है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच रहता है। वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। 5.6 से यदि वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। दूसरा पॉइंट में दिया है, पौधे की एक विशिष्ट pH मान की आवश्यकता होती है। पौधे को भी एक विशिष्ट pH मान की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट में दिया गया है pH का क्या क्या महत्व है। तो तीसरा पॉइंट में देखिएगा, हमारे उदर HCl उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उदर आमाशय में उत्पन्न होता है, पता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन को पाचन में सहायता करता है। HCl क्या करता है? भोजन के पाचन में क्या करता है? सहायता करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बिना पेट को क्या हानि पहुंचाए हुए। ठीक है, अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होते हैं, जिससे पेट दर्द जलन का अनुभव होता है। क्या होता है? अधिक मात्रा में जब उत्पन्न होगा HCl तो पेट दर्द और जलन का अनुभव होता है। इसे मुक्त होने हेतु एंटा एसिड, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH का होल ट्वाइस, एंटा एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। एंटा एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं, जिसका pH वैल्यू क्या होता है? 10 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का pH वैल्यू क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, जो कि आपको ऊपर में बताए। अब देखिए, मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दांत का इनामेल संचारित मतलब खराब होने लगता है। दांत का इनामेल खराब होना है। 5.5 से यदि आपके मुंह का कम होने लगेगा pH वैल्यू तो आपका इनामेल क्या होने लगेगा? संचारित होने लगेगा। 5 नंबर पॉइंट में दिया है कि मधुमक्खी के डंक मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्लभ क्षारक का उपयोग से आराम मिलता है। जहाँ डंक लगा वहाँ पे आप थोड़ा बेकिंग सोडा लगा देंगे तो आपको क्या होगा? आराम मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट है कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं। जैसे सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेटल डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। इन सारे को याद रखिएगा, एग्जाम में यही सब तो पूछता है दोस्त, यही सब पूछता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पूछा जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पूछा जाता है। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पूछा जाता है। इमली में टर्टरिक अम्ल पूछा जाता है। और चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और नेटल के डंक में मेथनोइक अम्ल। आज जो होगा अम्ल, क्षार और लवण समाप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर चलेगा धातु एवं अधातु। ठीक है ना? चलिए, साधारण नमक बनाने वाले पदार्थ। साधारण नमक कैसे बनता है? साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ। तो साधारण नमक से क्या क्या बनता है वो पदार्थ के बारे में दिया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहला दिया है। साधारण नमक से बनने वाला पदार्थ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaOH है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक में जलीय विलयन, नमक के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे यहाँ के उदाहरण में देखिएगा, NaCl है प्लस H2O है, तो ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। NaCl और H2O जल मिला दिए सोडियम नमक में, जल में नमक मिला दिए तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो गया। तो इससे क्या होता है? विद्युत इसमें प्रवाहित करने पर, जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? आप वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उत्पन्न करता है और साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस
उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसी को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया बहुत बार पूछा गया है कि क्लोर क्षार अभिक्रिया किसको कहते हैं, इसी को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसका उपयोग किस में करते हैं, तो बॉक्साइट के धातु कर्म में उपयोग करते हैं। बॉक्साइट के धातु कर्म में, पेट्रोलियम के शोधन में इसका उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, साबुन, कागज और सिल्क उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग किसमें करते हैं, बॉक्साइट के धातु कर्म में, पेट्रोलियम के शोधन में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, साबुन, कागज और सिल्क उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, यहाँ देखिएगा। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। अब क्या कहता है, बुझा हुआ चूना CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है CaOCl2। साथ में जल का भी निर्माण होता है। तो इसमें देखिएगा क्या होता है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, तो यहाँ पर निर्माण क्या हुआ, विरंजक चूर्ण और जल। ठीक है, इसका उपयोग विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं, देखिएगा। विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं, देखिए यहाँ पे। इसका उपयोग जो है आप पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त या रोगाणु मुक्त करने में, पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त और रोगाणु मुक्त करने में करते हैं। वस्त्र उद्योग में विरंजन के रूप में करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, कागज उद्योग में विरंजन के लिए करते हैं, कागज उद्योग में विरंजन के लिए करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं, वस्त्र उद्योग में करते हैं। यही सब तो पूछा था पिछले बार। अब चलिएगा, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा भी कहते हैं इसको, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, या इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया गया लेकिन हम बताते हैं कि इसका और एक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। देखिएगा, कोई जल है, जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया है, उसमें यदि सोडियम क्लोराइड मिला देंगे तो आपका बेकिंग सोडा NaHCO3 का निर्माण हो जाएगा। साथ में अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। बेकिंग सोडा का उपयोग जो होता है खाने वाला स्वादिष्ट और खस्ता पकौड़ा बनाने में, स्वादिष्ट खाना खस्ता पकौड़ा बनाना है तो इसमें उपयोग, पेट की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग करते हैं। अग्निशामक यंत्र में उपयोग करते हैं। किसमें करते हैं, अग्निशामक यंत्र में करते हैं। सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय जैसे कोको कोला, ठंडा, मिरिंडा ये सब पीते हैं, इसमें भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, धोवन सोडा। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 × 10H2O है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3 × 10H2O है। फिर से देख लीजिएगा, Na2CO3 × 10H2 है, धोने का सोडा का। इसको क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है और उन्हें पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। तो देखिएगा, ये बेकिंग सोडा है Na2CO3, इसको सोडियम कार्बोनेट का, इसमें 10 जल के अणु मिला है तो यहाँ पे धोने वाला सोडा बन गया Na2CO3 × 10H2। इसका उपयोग जो है कांच, साबुन और कागज उद्योग में करते हैं। कांच, साबुन और कागज उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। घरों की साफ सफाई में करते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं धोने का सोडा का उपयोग, और जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 12H2O। क्या है, CaSO4 × 12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 × 12H2O। ठीक है, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, सॉरी डिग्री नहीं, 373 केल्विन पे, जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, ये जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये आपका जिप्सम है। जिप्सम का सूत्र याद रखिएगा, CaSO4 × 2H2O। इसको जब 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो जल के अणु को यह त्याग देता है। त्यागने के बाद क्या, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण करता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र जो होता है CaSO4 × 12H2O होता है। ठीक है, का निर्माण करता है। इसका उपयोग जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का कहाँ करते हैं, तो भवन के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, दंत चिकित्सक करते हैं, मूर्ति आदि सजावटी सामान बनाने में इसका उपयोग करते हैं, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में भी इसका उपयोग, घर में यदि किसी का हड्डी टूट गया तो देखते प्लास्टर करवाते हैं, तो यही POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं उसमें। ठीक है, तो यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट है धातु एवं अधातु, चैप्टर 3 में। तो ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, इसका पार्ट 1 आएगा धातु अधातु का। और यदि इससे पहले 2 चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और आज जो हम लोग किए अम्ल क्षार और लवण का पार्ट 1 वो नहीं देखें तो वो वीडियो के सेक्शन में जाएंगे यूट्यूब पे, तो वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये आपका पार्ट
पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 वाला वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, अम्ल क्षार और लवण का पार्ट 1 वाला, ठीक है, वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया का वीडियो नहीं देखें, रासायनिक अभिक्रिया का वीडियो नहीं देखें तो वो भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया का ये चैप्टर नंबर 1 का यदि वीडियो नहीं देखें, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का, ये भी वीडियो आप देख सकते हैं। इसका भी वीडियो आपके वहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे।